अच्छा, अब थर्ड टाइप की जो सिक्योरिटी है दैट इज एजेंसी शॉप. Employees who do not belong to the union still must pay the union an amount equal to union dues. कि अब अगेन अगर वो नॉन मेंबर भी है ऐसा एम्प्लॉय, तो उसको यूनियन के राइट्स अवेल करने के लिए, जो भी यूनियन मेंबर्स को राइट्स मिल रहे हैं वो राइट्स अवेल करने के लिए, बज़ाहिर वो अगर यूनियन का मेंबर नहीं भी है तो भी उसको यूनियन को एक अमाउंट पे करना पड़ेगी, क्योंकि कलेक्टिव बेसिस पे जो यूनियन के मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं फॉर अवेलिंग द सिक्योरिटी ऑफ देयर राइट्स. ठीक है. तो अगर आप अपने राइट्स को, जो नॉन यूनियन मेंबर्स हैं अपने राइट्स को अगर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको फिर एक अमाउंट यूनियन को पे करना पड़ेगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनियन के मेंबर्स को टफ टाइम देखना पड़ता है ड्यू टू देयर एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स. तो इसलिए जो लोग यूनियन के राइट्स लेना चाह रहे हैं लेकिन खुद को हाईलाइट नहीं करते, पसे पर्दा जो कि राइट्स को एंजॉय करना चाह रहे हैं, फिर उनको एक अमाउंट यूनियन को पे करते रहते हैं ताकि वो यूनियन मेंबर्स की फैसिलिटीज़ को, उनके राइट्स को एंजॉय कर सकें. फिर प्रेफरेंशियल शॉप है एक और यूनियन सिक्योरिटी की टाइप, जिसका मतलब ये है कि हायरिंग के वक्त यूनियन मेंबर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, नॉन यूनियन मेंबर्स भी उसके अंदर होंगे, हायरिंग के लिए उनको भी जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अप्लाई वो भी करेंगे, उनको भी चांस दिया जाएगा कि वो खुद को एज अ कैंडिडेट अपीयर करें, लेकिन उसके अंदर प्रेफरेंस यूनियन मेंबर्स को दी जाएगी. जैसे 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोग जो हैं वो नॉन यूनियन मेंबर्स हैं और 4 लोग यूनियन मेंबर्स हैं, तो 4 लोगों को जो कि यूनियन के मेंबर्स होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनमें से कोशिश की जाएगी कि जो थोड़ा बेहतर है उसको हायर किया जाए. अगर कोई बिल्कुल नील हो और कोई नॉन यूनियन मेंबर्स में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो फिर नॉन यूनियन मेंबर को चूज़ किया जाएगा, उसकी सिलेक्शन होगी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे प्रेफरेंस यूनियन मेंबर्स को हायरिंग के हवाले से दी जाएगी. इसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप अरेंजमेंट है. एम्प्लॉयज डू नॉट हैव टू बिलोंग टू द यूनियन, however union members employed by the firm must maintain membership in the union for the contract period. कि वो अगर नॉन यूनियन मेंबर्स भी हैं तो इट विल बी ओके, लेकिन जो यूनियन मेंबर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नहीं है कि जॉब अवेल करने के बाद वो यूनियन का मेंबर ना हो या यूनियन से अपनी मेंबरशिप ख़त्म कर दें उनको, क्योंकि यूनियन मेंबर होने की वजह से जॉब मिली है, इसलिए जब तक वो उस जॉब के ऊपर हैं वो यूनियन का मेंबर ही रहेंगे. इसी तरह से अब ये तो सिक्योरिटी राइट्स के हवाले से बात हो गई. अब यहाँ पे जो सेकंड पर्पस होता है यूनियन का वो होता है इम्प्रूव वेजेस, आवर्स एंड बेनिफिट्स. अगर हम देखें कि यहाँ पे तो सारी जॉब्स के हवाले से, हायरिंग के हवाले से और फैसिलिटीज़ के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन जो सेकंड मेन पॉइंट है दैट इज़ अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स प्योरली रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं कंपनसेशन. कंपनसेशन के अंदर वेज या सैलरी आ रही है, उसमें कौन से फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स आ रहे हैं, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, और इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी नहीं दी जाएगी, प्रमोशन का क्या हिसाब किताब होगा. इन चीज़ों के लिए भी यूनियन बनती है कि उस यूनियन के जितने मेंबर्स हैं अगर उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद प्रमोट नहीं किया जा रहा तो फिर वो अपने ओन पे कोई स्टेप लेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रेशराइज कर सकें या कन्विंस कर सकें कि इनकी अब प्रमोशन का टाइम है तो इनको प्रमोशन मिलनी चाहिए. या वर्किंग आवर्स हैं, अगर यूनियन मेंबर्स को लगता है कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, 8 से 9 घंटे ज़्यादा हैं, 6 से 7 घंटे होने चाहिए, तो यूनियन के मेंबर्स मिलके
वर्किंग आवर्स के ऊपर निगोशिएशन करेंगे विद द मैनेजमेंट और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उनके वर्किंग आवर्स कम किए जाए। अब यहाँ पे इन्हीं सिक्योरिटीज़ और इन्हीं राइट्स की बेसिस पे या इन्हीं जो यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही होती है बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन। और इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कितना पे किया जाएगा, आवरली बेसिस पे होगा, मंथली बेसिस पे होगा, एनुअल बेसिस पे होगा। और अगर एनुअल पेमेंट है तो वो कितने महीने या कितने दिनों के बाद पे किया जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में। और इसी तरह से फिर जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने होंगे, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी नहीं होगी, अकोमोडेशन होगी नहीं होगी। इन पॉइंट्स के ऊपर या इन आइटम्स और इन एलिमेंट्स के ऊपर एक निगोशिएशन होती है। मैनेजमेंट अपना पर्सपेक्टिव रखती है या अपनी टर्म एंड कंडीशन ऑफर करती है। और जो यूनियन मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशन करती है। वो अपने हिसाब से, जैसे पे के ऊपर बातचीत होती है कि मैनेजमेंट को लगता है कि एक जॉब के लिए सपोज 40,000 इज़ इनफ, लेकिन एम्प्लॉय को लगता हो और यूनियन मेंबर्स को स्पेशली ये लगता हो कि मार्केट रेट जो है इस जॉब का दैट इज़ 50 to 60%। तो वो अपने हिसाब से कोशिश करेगा कि 60,000 जो है वो मैनेजमेंट से ले। लेकिन मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज की बेस पे, अपने रेवेन्यूज की बेस पे, अपनी अफोर्डेबिलिटी की बेस पे उस जॉब के लिए 40,000 फिक्स करती है। अब उसमें बातचीत होगी, ठीक है। अब एम्प्लॉय को अगर लगता है कि जो मेरी स्किल्स हैं वो मार्केट में नायाब हैं या कमयाब, आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लोगों के पास ये डिग्री नहीं है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ACCA जिन्होंने किया हुआ है, डॉक्टर्स भी एज सच आप नहीं कह सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो गए, जो कि अभी न्यू इमर्जिंग फील्ड्स हैं। हम उनकी अगर एग्जांपल ले लें तो उनको पता होगा कि मार्केट में या जब भी ऐसे भी मैनेजमेंट साइंसेज में देखें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया और इसी टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एज सच मार्केट में सेचुरेशन नहीं है। तो पता होगा कि ठीक है मेरे कंपेटिटर मार्केट में कम हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर मुझे इतने लोगों में से हायर किया है तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर वो कोशिश करेगा कि हायर रेट दे, मैनेजमेंट को हाई रेट पे ही कन्विंस कर सके। अब अगर तो अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है वैसा ही टैलेंट मार्केट में, तो उसके बेस पे मैनेजमेंट विल डिसाइड कि इसके साथ निगोशिएशन का लेवल हमने क्या रखना है। क्या हम 40 से 50 तक जा सकते हैं या कि नहीं जा सकते, या 40 से 45 तक जा सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए एम्प्लॉय जो है और जो यूनियन मेंबर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल है वो मैनेजमेंट से निगोशिएशन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर ऐसी निगोशिएशन होगी, ऐसी कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही होगी, तो उसमें जीतने के चांसेस कम होते हैं। तो अगेन द सेम एग्जांपल के 60% अगर लोग हैं वो चाह रहे हैं कि पे रेज की जानी चाहिए, इतने अरसे से फिक्स पे चली आ रही है, अब जो एनुअल बेसिस पे इंक्रीमेंट लगता है वो लगना चाहिए। या अगर लग रहा है पहले तो वो बेसिक सैलरी का 2% है तो अब वो 2.5 एटलीस्ट होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती है तो फिर उसमें वो प्रेशराइज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक्स पे जा सकते हैं, ताकि मैनेजमेंट को तंग करें कि हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपका लॉस हो रहा है, इससे बेहतर है कि हमारी पे में इंक्रीमेंट की शरह को बढ़ाया जाए। तो इसी को कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे एक शॉपकीपर होता है, उसके पास कोई भी कस्टमर जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है, एक शॉपकीपर ऑफर करेगा। जो कस्टमर है वो देखेगा कि क्या ये इतनी वर्थ वाइल प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर इतना खर्चा किया जाए, इसकी ये प्राइस पे की जाए। वो अपनी जजमेंट की बेस पे और मार्केट में कुछ उसने ऑब्जर्वेशन की होंगी, उसके बेस पे उसको आइडिया होता है कि मैंने कौन सी प्राइस ऑफर करनी है।
वो अपनी एक प्राइस ऑफर करेगा, फिर उसके बाद एक म्यूचुअली एग्रीड अपॉन प्राइस पे जो परचेज़र है और जो सेलर है वो कन्विंस हो जाती हैं। फिर जो एक सेलिंग और परचेज़ का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के दरमियान नेगोशिएशन होती है, बार्गेनिंग होती है, उसके बाद वो ऐसे पॉइंट्स पे पहुंचते हैं जिस पे दोनों पार्टीज हैप्पी होती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो उसको फिर एग्रीमेंट में लिख लिया जाता है, एग्रीमेंट का हिस्सा बना दिया जाता है और दोनों पार्टीज उसके ऊपर साइन कर देती हैं, इस पर्पस के लिए कि फ्यूचर में अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी भी स्टेप बैक करती है तो दूसरी पार्टी अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए उसको एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, एज अ लीगल टूल यूज़ कर सके, या उसको बेस बनाते हुए जिसने भी वायलेट किया है एग्रीमेंट को, उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सके। फिर अब वी नीड टू नो कि बार्गेनिंग तो हो रही है, लेकिन बार्गेनिंग आइटम्स किस किस तरह के होते हैं। तो बार्गेनिंग आइटम्स वो आइटम्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान मुआहिदा तय होता है और बार्गेनिंग हो रही होती है। तो बार्गेनिंग के लिए डिफरेंट 3 कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की। एक इनमें वॉलंटरी या परमिजिबल बार्गेनिंग आइटम्स हैं, एक कैटेगरी इलीगल बार्गेनिंग आइटम्स की है और एक मैंडेटरी बार्गेनिंग आइटम्स की। मैंडेटरी बार्गेनिंग आइटम्स वो आइटम्स होंगे जिन जो कि किसी एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़रूरी होते हैं। कितना पे किया जाएगा, कौन से फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, रेस्ट पीरियड क्या होगा, ब्रेक मिलेगी नहीं मिलेगी, टी ब्रेक होगी, उसी में नमाज की ब्रेक होगी या अलग से नमाज की ब्रेक होगी, छुट्टियाँ कितनी होंगी, पेड अनपेड लीव्स, वेकेशंस का क्या सिस्टम है सर्दियों गर्मियों की, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रिप्स वगैरह, कोई अदर फैसिलिटी उसमें आ गई, अकोमोडेशन होगी, ट्रैवलिंग अलाउंस होगा नहीं होगा, ले ऑफ्स किस तरीके से होंगे, ठीक है। या अगर किसी को आपने टर्मिनेट करना है, डिसमिस करना है फ्रॉम द जॉब, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जैसे अक्सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि 1 मंथ प्रायर नोटिस एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, या फिर वो 1 मंथ की सैलरी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा अगर वो फ़ौरन से डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो रही या एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो या फिर रूल्स की वायलेशन कर रहा है, पॉलिसी और कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं कर रहा, तो उसको निकालने के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि 1 मंथ प्रायर नोटिस दे एम्प्लॉय को, या फिर उसको 1 मंथ की सैलरी दे। पर्पस क्या होगा कि वो उस दौरान आराम से अपने खर्चों की फिक्र किए बिना नई जॉब की तलाश कर पाए। इसी तरीके से ट्रांसफ़र्स के लिए क्या, ट्रांसफ़र्स के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है, ट्रांसफ़र की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। बेनिफिट्स कौन से मिलेंगे, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रिटायरमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसके हवाले से रिटायरमेंट प्लान इम्प्लीमेंट होता है इस जॉब के लिए, नहीं होता। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बार्गेनिंग मैंडेटरी है, मैनेजमेंट भी इसमें इंटरेस्टेड होती है और इसी तरह से एम्प्लॉय भी इसमें इंटरेस्टेड होता है और इनके ऊपर हर सूरत बार्गेनिंग हो रही होती है, तब ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। फिर इसी तरह से इलीगल बार्गेनिंग आइटम्स वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर के किसी सूरत बार्गेनिंग बाय लॉ जो है वो लीगल नहीं है, वो फॉरबिडन बाय लॉ है। वो उसका जैसे यहाँ पे एक क्लोज्ड शॉप की हमने ऊपर बात की थी कि जिसमें सिर्फ यूनियन मेंबर्स को हायर किया जाएगा, हायरिंग होगी ही सिर्फ यूनियन मेंबर्स में से। अब एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या कहता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। लॉ की वायलेशन हो गई, सो ऐसी कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद परमिसिबल या वॉलेंटरी बार्गेनिंग आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि एज एन ऑप्शन, एज अ सजेशन
इंक्लूड किए जा सकते हैं या इनके ऊपर बार्गेनिंग पॉसिबल है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैंने इंक्रीमेंट की बात की, तो या फिर मैनेजमेंट चाहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक कोई पार्टी गेट टुगेदर कर ले, या कोई मेंबरशिप किसी क्लब की कर लें, या कोई डिनर कर लें, ठीक है, आउटिंग का कोई प्रोग्राम बना लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफर कर सकती है एम्प्लॉयज़ को कि ठीक है, इस दफ़ा हमारे इस मंथ में जितना रेवेन्यू हमने सोचा था, उतना या उससे ज़्यादा रेवेन्यू हम इस दफ़ा जनरेट किया। तो ऑर्गेनाइजेशन इस खुशी के मौके पे आपको एक डिनर देना चाहती है, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से मैनेजमेंट ऑफर कर रही है। हो सकता है उसमें एम्प्लॉयज़ कहें कि नहीं, डिनर की बजाय हमारी टाइमिंग के हिसाब से आप लंच कर लें, या ठीक है आप डिनर देना चाह रहे हैं फलां जगह पे, हमें डिनर चाहिए, ठीक है, उस पे फिर बार्गेनिंग होना शुरू हो जाती है। अब ये मैंडेटरी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लायबल टू ऑफर एनी काइंड ऑफ डिनर और गेट टुगेदर टू एम्प्लॉयज़, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन मेंशन नहीं थी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के हवाले से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसी कोई ऑफ़र कर रही है तो उसकी बेस पे फिर जो बार्गेनिंग होगी उसको वॉलंटरी और परमिसिबल बार्गेनिंग आइटम कहा जा सकता है। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है कि वो मैनेजमेंट को ऑफ़र करें कि कोई डिनर होना चाहिए, या कोई डिफरेंट बॉन्ड्स इशू होने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि ठीक है, हम ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप डिनर पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, 50% उसके चार्जेस आपको, जितना भी एक्सपेंस बनेगा 50% उसका कंपनी पे करेगी, 50% आप अपने तौर पे मिल बांट के कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर लें। इसी तरह से बॉन्ड्स के लिए हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑफ़र करे कि ठीक है, आप कैश की बजाय बॉन्ड लेना शुरू कर दें, और जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो उसके बाद आप लोग इसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या व्हेन एवर यू नीड इट टू कन्वर्ट इनटू कैश, आप उस वक्त करवा सकते हैं। तो अगेन एम्प्लॉयज़ की चॉइस है कि वो बॉन्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो इसके ऊपर किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शंस होते हैं, ये डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। फिर अब इन बार्गेनिंग आइटम्स को हम एक ये टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि मैंडेटरी बार्गेनिंग आइटम्स जो हैं उनमें जैसे रेट ऑफ पे है, कितना पे किया जाएगा, आवरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, पेमेंट की अमाउंट क्या होगी। वेजेस हैं, डेली वेजेस, क्या वो डेली बेसिस पे होगा, जैसे एडहॉक बेसिस पे जॉब्स आती हैं, तो अगर वो एक दिन आते हैं तो एक दिन की पे मिलेगी, अगले दिन वो छुट्टी करते हैं तो उस दिन की पे उनकी डिडक्ट हो जाएगी। फिर हफ्ते के 5 दिन अगर वर्किंग डेज हैं, 5 दिन वो आ रहे हैं, तो नॉर्मली जो वीकेंड होता है उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ को पे किया जा रहा होता है। लेकिन जो वेजेस पे होते हैं उनको उन वीकेंड का में जो 1 या 2 दिन ऑफ होते हैं उसकी पे उनको नहीं मिलती है। इसी तरह से आवरली बेसिस पे अगर काम हो रहा है तो 1 घंटे की कितनी पेमेंट की जाएगी। ये मैंडेटरी आइटम्स हैं, इसके ऊपर एम्प्लॉय भी कंसर्न्ड होता है कि वो उसको पता हो कि वो कितना उसको पे किया जा रहा है, और क्या इससे ज़्यादा पे वो डिज़र्व करता है या कि नहीं करता। अकॉर्डिंगली फिर जो बार्गेनिंग है वो हो रही होती है। इसी तरह से मैनेजमेंट ने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी होती है, सो वो भी बार्गेनिंग कर रही होती है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, जैसे बिम्स के अंदर नॉर्मली 6 वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर करूंगी, जिसमें बताऊंगी कि ये चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से डिसाइडेड होती हैं कि 8 to 4 आपकी वर्किंग आवर्स हैं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा 8 to 4 वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन हमें कहा जाता है कि आप किसी भी टाइम में आके आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आएँ और 6 आवर्स आपने पूरे करने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 8 to 4 हैं, और वैसे जो हैं हमारे 8 to 4 ये कितने बनते हैं, ये 4 और 4 8 वर्किंग आवर्स बनते हैं, लेकिन वैसे हम 6 वर्किंग आवर्स हमें बताया गया है कि अलाउड है। उसके बावजूद हम फिर थोड़ी बार्गेनिंग, अब ये परमिसिबल है कि जब क्लासेस नहीं हो रही होती हैं
स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो टीचर्स एज सच कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो दे हैव नथिंग टू डू विद। तो फिर हम डीजी से मीटिंग में वर्बली ही बातचीत कर लेते हैं कि 6 की बजाय आप 5 वर्किंग आवर्स कर दें, क्योंकि जो हमारे छोटे मोटे काम हैं उनके लिए 5 भी इवन मोर देन इनफ हैं। तो फिर वो मान जाते हैं इस बात को, वर्किंग आवर्स फिर कम हो रहे हैं, लेकिन कितने होंगे, एटलीस्ट मैक्सिमम 8 वर्किंग आवर्स। 8 वर्किंग आवर्स से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। फिर ओवर टाइम के लिए पे किया जाएगा या कि नहीं पे किया जाएगा, ये भी लिखा हुआ होगा। और ओवर टाइम को किस चीज़ को या किस टाइम को ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा, क्या बस आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं या आपको ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशल एक्टिविटी के लिए रोकती है। अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा कि ओवर टाइम के लिए पे करना है या कि नहीं करना। शिफ्ट डिफरेंशियल्स के जैसे नर्सिस के जॉब में होता है कि जो डे टाइम में और मॉर्निंग टाइम में नर्सिस होती हैं उनके लिए एज सच कोई रेस्ट फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन जो नाइट शिफ्ट में होती हैं उनके लिए एक सेपरेट रूम और बेड उनको दिया जाता है, क्योंकि सारी रात वो जाग के पेशेंट्स के लिए नहीं होती हैं, वो सिर्फ उनकी अवेलेबिलिटी होना ठीक रहता है। तो अवेलेबल वो होती हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंस, वो वहाँ पे होती हैं, वरना उनको एक बेड भी दिया जा रहा होता है, उनकी शिफ्टिंग के लिहाज से उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं। फिर हॉलीडेज हैं, कितनी पेड होंगी, अच्छा कितनी, ये वेकेशंस के हिसाब से हो गया। और पेड और अनपेड लीव्स, आपकी लीव्स हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं, पेड और अनपेड लीव्स कितनी होंगी, ऑफ्स कितने होंगे। उसके बाद आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और रिटायरमेंट प्लान्स हैं, इंश्योरेंस प्लान्स हैं पेंशन के हवाले से, ये सारी जॉब सिक्योरिटी के हवाले से। और इसी तरीके से जो नेशनल इवेंट्स आते हैं उनके लिए हॉलीडेज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और इसी टाइप के डिफरेंट आइटम्स, इनके ऊपर बार्गेनिंग हर सूरत होती है। परमिसिबल की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसी तरीके से इलीगल की, जिनके ऊपर बिल्कुल भी, अगर आप चाह रहे हो कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जाए और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लीगल एग्रीमेंट में साइन कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन वर्बली अगर कह भी देती है, प्रेफरेंसेस अगर दे भी दे, तो लीगल एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन मेंशन नहीं होती है कि जिसकी वजह से एम्प्लॉय कल को उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ही इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल जो प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स है उसके लिहाज से आपको फिर लीगली वो किसी तरह से तंग करे। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई भी टर्म एंड कंडीशन ऐड नहीं करती है, ना कोई ऐसा बार्गेनिंग आइटम इंक्लूड करती है। इसके अलावा फिर बार्गेनिंग हिंट्स रह गए हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर होपफुली डिस्कस करेंगे। वरना आप इनको पढ़ेंगे भी तो ये बहुत सिंपल हैं, जैसे शॉपकीपर और बायर के दरमियान बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है, उसके लिए एक अच्छा बार्गेनिंग प्रोसेस कैसे बनाया जा सकता है और आप अच्छे बार्गेनर कैसे हो सकते हैं, ये उसके लिए कुछ हिंट्स हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ पढ़ लीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको मैं भी करवा दूँगी।